हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसमल। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये है जियोग्राफ़ी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी जो कि जियोग्राफ़ी की है। हम लोग पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ये पहली वीडियो है, शुरू से एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 7th क्लास की, क्योंकि उससे निकलेगा कुछ नहीं। जितनी चीज़ें निकालने लायक थी वो मैंने निकाल ली हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। और इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक करके एक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में, पहला चैप्टर है पर्यावरण के नाम पे, ठीक है। तो थोड़ा पर्यावरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है जियोग्राफी की। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप खोल भी सकते हैं सामने, ठीक है, समझ में आ जाएगा और ज़्यादा। देखो, सबसे पहले तो इसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया है वही चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कही हैं, और ना एनसीईआरटी से कम है इसमें, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इससे एज इट इज़ क्वेश्चन बनता है पेपरों में, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन बनता है, सीधे कॉपी पेस्ट होता है क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो इसमें समझने लायक चीज़ है वो पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो उसमें पहली डेफिनेशन दी है पर्यावरण की। तो पर्यावरण क्या होता है? किसी भी जीवित प्राणी के एक सेकेंड, हाँ, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो ये पर्यावरण की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। पर्यावरण होता क्या है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक। ये तो परिभाषा हो गई। प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय दोनों चीज़ शामिल होते हैं। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में एक तरह से देख सकते हैं, जीवीय और अजीवीय, मतलब प्राकृतिक को, ठीक है ना। अब देखो, पर्यावरणीय घटक कौन कौन से होते हैं? पर्यावरणीय घटक भी दिए हुए हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित, तीसरा होता है खुद मानव, ठीक है। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा खुद मानव। ये अगर क्वेश्चन आए कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं तो 3 में टिक लगाना कि 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक होगा, मानव निर्मित होगा और खुद भी मानव एक पर्यावरण का घटक है, ठीक है। प्राकृतिक में क्या क्या होता है? प्रकृति में होता है जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये प्राकृतिक, और जल भी ऐड करना। ये जो है चारों प्राकृतिक में आते हैं। पर्यावरण के घटक है, प्राकृतिक में आएंगे। मानव निर्मित क्या होता है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये इमारतों में आते हैं। सॉरी, मानव निर्मित में आते हैं, इमारत में नहीं आते, मानव निर्मित में आते हैं, ठीक है। मानव निर्मित में आते हैं, मतलब कि मानव के द्वारा जितने भी चीज़ें बनाई गई हैं वो मानव निर्मित होंगे, ठीक है, घटक। और खुद मानव, जैसे एक व्यक्ति हो गया, उसका परिवार हो गया, परिवार में 4-6 लोग हैं, वो परिवार हो गया। समुदाय हो गया, समुदाय मतलब कोई भी कम्युनिटी हो गई। धर्म हो गया, ठीक है, जितने भी धर्म है वो मानव खुद है, उसमें मानव होते हैं। शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सारी जो है मानव में आती है, ठीक है। इतने में मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत सरल चीज़ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण शब्द के बारे में बताया गया है। पर्यावरण जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। मतलब फ्रेंच भाषा के साथ एनवायरोनेर, ठीक है, एनवायरोनेर से हुई है। इसका मतलब होता है पड़ोस, पड़ोस होता है, इसका मतलब पड़ोस होता है। इसे ध्यान रखना कि फ्रेंच भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, ठीक है। इसका मतलब होता है पड़ोस। आगे देखते हैं। देखो, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। फिर यहाँ पे परिभाषा दी है किसकी? स्थल मंडल की परिभाषा दी है। तो स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। मतलब कि इसमें जैसे ये पृथ्वी है तो जो ऊपरी वाली परत है ना, ये वाली परत, ये जो ऊपर एकदम पतली सी परत जो होती है, पतली सी परत क्या, वो भी काफ़ी मोटी होती है, लेकिन जो सबसे ऊपर होती है उसमें क्या होता है? चट्टानें होती हैं और खनिजों से बना होता है। तो खनिज जो होता है एक तरह से
किससे मिलता है? पृथ्वी की ऊपरी परत में, ठीक है। एवं मिट्टी की पतली परत से, मतलब जो स्थल मंडल है वो चट्टान, खनिज और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक है। स्थल मंडल चट्टान, खनिज और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पृथ्वी है, ठीक है, उसके चारों ओर वायुमंडल है ना, वायुमंडल है। तो वायुमंडल को थामे कौन रखता है? कैसे वायुमंडल रुका हुआ है? तो वायुमंडल को थामने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो चारों ओर पृथ्वी के वायुमंडल है वो रुका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं, ठीक है। मतलब कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, मतलब कि जीवित जितने भी हैं, चाहे इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हों, जीवधारी आपस में और एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं, उसको परितंत्र बोला जाता है, ठीक है। मतलब अपने आसपास के चारों ओर के जो घटक हैं, मतलब कि चाहे वो मानव निर्मित हैं और मतलब भौतिक, रासायनिक और उसके साथ परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे प्राकृतिक के हों, है ना, तो वो क्या होता है? परितंत्र होता है, ठीक है। और इसमें एक फैक्ट और दिया है, इसको याद करना, ये कई बार पूछा भी गया है, अभी पूछा जाएगा भी लगातार, ठीक है ना, कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। इसके बारे में पहले बता चुके हैं, एनवायरनमेंट की वीडियो देखोगे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में दिया हुआ है इसमें, क्लास 7 की एनसीईआरटी में। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार, धन का उपयोग नहीं होता, मतलब वस्तुओं की अदला बदली होती है। जैसे कि दो लोग हैं और इन्होंने इनको कुछ दिया, कोई सामान, ठीक है, और उसके बदले में, सामान देने के बदले में इस व्यक्ति ने भी इसको कोई सामान दे दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। मतलब दोनों को, इसको ज़रूरत थी इस सामान की और इसको ज़रूरत थी इस सामान की जो इसको मिला है, मतलब सामान के बदले सामान दे करके, ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति होती थी उसको। जैसे कि पुराने ज़माने में ये चलती थी कि किसी को अगर मानो गाय चाहिए तो वो अपने क्या कहते हैं कि 10 बकरियाँ दे देगा, उसको गाय मिल जाएंगी, ठीक है। किसी को बकरियाँ चाहिए तो वो अपनी एक गाय दे देगा, उसको 4-5 बकरियाँ मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें होती थी। बाज़ार में कोई गया, उसने एक बकरी दे दी, उसको एक बोरी अनाज मिल गया, ठीक है। इस तरह की वस्तु विनिमय पद्धति होती थी। किसी के खेत में आलू ज़्यादा है तो उसने अपने आलू दे दी, ठीक है, और वहाँ से उसने क्या कहते हैं कि गेहूँ ले आया। इस तरह की, मतलब कि पैसे नहीं चलते थे, वस्तुओं के बदले वस्तुएं मिलती थी, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक फैक्ट था जो कि एनसीईआरटी में दिया था। अब देखो, यहाँ पे परपट्टी की बात करी जा रही है, ये दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है यहाँ से। देखो, परपट्टी क्या होती है? परपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसे परपट्टी बोलते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसे परपट्टी बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसे परपट्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे पतली परत होती है। ये कैसी परत होती है? सबसे पतली परत होती है, ठीक है। और ये जो परत है, ये महाद्वीपीय संहति, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय संहति। देखो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, महाद्वीपीय संहति, संहति इसको बोलते हैं महाद्वीपीय संहति। मतलब महाद्वीप में, ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्र में 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्र में 5 किलोमीटर। मतलब कि अगर मैं ऐसे बनाऊँ, जैसे कि मानो ये प्लेट है, ठीक है, मतलब कि परपटी है, तो ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये जो मोटाई है, ये मोटाई
ये मोटाई होगी 35 किलोमीटर, ठीक है, ये मोटाई होगी 35 किलोमीटर, ये मोटाई होगी 35 किलोमीटर, और ये मान लो जल भरा हुआ है, ठीक है, ये जल भरा हुआ है, ठीक, ये जल भरा हुआ है, तो ये मोटाई, इसके बाद ये मोटाई जो होगी, ठीक है, ये वाली मोटाई ये होती है 5 किलोमीटर, क्योंकि इसमें ऊपर बाकी में जल भरा हुआ होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये परपटी है, यहाँ से यहाँ ऐसी ये जो प्लेट है ये बनाई है, ये परपटी ही है, ये प्लेट जो बनाई है ये परपटी है, ठीक है। अब महाद्वीपीय संहति जो होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। महाद्वीपीय संहति जो होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। ये लिख लेना एज इट इज़, ये फैक्ट है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि महाद्वीपीय संहति किससे बनी होती है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। इसी तरह सेम एज इट इज़ लिख लेना, ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम से। इसको इसको Cl भी बोलते हैं, Cl, ठीक है। महासागरीय परपटी क्या होती है, महासागरीय परपटी किससे बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है, इसे सीमे बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम से इसे सीमे बोलते हैं। मतलब कि जो महाद्वीपीय परपटी होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, और महासागरीय परपटी जो होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक बार देखो समझ लो, जैसे कि फिर से देखो, पेन बदल देता हूँ। देखो जैसे ये है, ये प्लेट है, ये प्लेट यहाँ से यहाँ तक मोटी है, ये है 35 किलोमीटर की, ठीक है। और ये जो बनी है ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट बनी है सिलिका और एल्युमिनियम की, ठीक है। ये जो हरी वाली प्लेट है ये बता रहा हूँ, ये मोटाई जो है ये सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है। और ये वाला जो भाग है, ये भाग जो पानी भरा हुआ है यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है यहाँ पे समंदर में, तो इसके नीचे वाली जो एरिया है ना, ये वाला ये बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम की, ठीक है, ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, ये वाली समंदर के नीचे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि महासागरीय संहिता जो होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, और सॉरी, महाद्वीपीय संहिता सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, और महासागरीय परपटी जो होती है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। देखो ये देखो एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ये पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, ये पृथ्वी का चित्र बना हुआ है। एकदम अंदर जो होता है वो आंतरिक क्रोड होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये आंतरिक क्रोड है, ये आंतरिक क्रोड एरो बना हुआ है। और इसके ऊपर जो है ये बाह्य क्रोड है, ठीक है। फिर मेंटल होता है, फिर जो सबसे ऊपर होता है स्थल मंडल, फिर परपट, मतलब ये परपटी है, ठीक है, ये एकदम परपटी होती है, ये स्थल मंडल है, ठीक है, ये स्थल मंडल है और ये परपटी है, ठीक। इसको एज इट इज़ बना लेना। क्लास 7 की एनसीईआरटी में चित्र एज इट इज़ बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अगर इसमें क्लियरिटी नहीं है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। क्लास 7 की एनसीईआरटी में एज इट इज़ बना हुआ है। आंतरिक क्रोड है, पहले आंतरिक क्रोड है, ठीक है, फिर बाह्य क्रोड है, फिर मेंटल आएगा, ठीक है, ये मेंटल है, ये मेंटल है। गौर से चित्र को देखो, इसमें समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, इसमें गलत कुछ भी नहीं बना है, बस ये थोड़ा सा हाथ से बना है इसलिए थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा होगा। और ये स्थल मंडल है, ठीक है, और ये सबसे ऊपर परपटी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना इसमें। और चित्र को बना लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परपटी के नीचे जो मेंटल है, परपटी के नीचे मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर की है, ठीक है। परपटी के नीचे मेंटल जो है 2900 किलोमीटर की है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मेंटल की मोटाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 3000 में 100 ऐसे याद कर लेना, 3000 में 100 कम तो याद हो जाएगा, 3000 में 100 किलोमीटर कम। देखो परपटी जो है वो मेंटल और क्रोड, ठीक है ना, मेंटल और क्रोड के बाद आती है। मतलब कि इसको ऐसे ऐसे देखो, मतलब पहले परपटी आएगी ऊपर से, मतलब पृथ्वी के ऊपर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, पहले परपटी आएगी, फिर मेंटल मिलेगा, फिर क्रोड मिलेगा। मतलब अगर आप पृथ्वी के ऊपर से अंदर गहराई में जाओगे तो सबसे पहले परपटी को पार करना पड़ेगा, फिर मेंटल को पार करना पड़ेगा, फिर आखिरी में क्रोड मिलेगा। एक सामान्य रूप है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखें तो पहले स्थल मंडल, फिर मेंटल, ठीक है,
क्रोड मेंटल, फिर बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड। ठीक है, इस तरह ध्यान करना। ये क्रम तो पहला वाला तो एकदम ध्यान नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि अगर दे देंगे ना कि पहले सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे आखिरी में क्या आएगा, या बीच में क्या आएगा, तो ठीक ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, ये एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट कर लेना। और पृथ्वी केंद्र में पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, ठीक है ना, भूपर्वती से अंदर तक, जो कि असंभव है, मतलब कि नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाना चालू करेंगे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर यही एक कारण है जो जिसकी वजह से इंसान अभी तक पृथ्वी के मतलब कि एकदम कोर में, क्रोड में, जो आंतरिक क्रोड है ना, वहाँ नहीं पहुँच पाया। यही यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों नहीं पहुँच पाया। तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अंदर बढ़ोगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान तो बिल्कुल सह नहीं सकते वो टेम्परेचर, ठीक है ना, कोई कोई अलौकिक शक्ति होगी वही सह पाएगी, ठीक है ना, इंसानों के बस का तो उतना टेम्परेचर सहना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए अभी इंसान तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक फैक्ट के लिखा है 2900 किलोमीटर सबसे सबसे आंतरिक परत क्रोड, जिसकी त्रिज्या जो है 35 किलोमीटर, जो मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी है, ठीक है ना, निकिल और लोहे की बनी है, इसे निफ़े बोलते हैं। मतलब देखो ये थोड़ा सा हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखो जो परपटी है ना, परपटी उसकी तो जो है 2900 किलोमीटर है, ठीक है, मोटाई। और अगला फैक्ट है ये, इसी के बाद लिखा हुआ है अगला फैक्ट, सबसे आंतरिक परत जो है वो क्रोड है, ठीक है, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा जो है ये जो आंतरिक परत है ना, क्रोड क्रोड इसकी त्रिज्या जो है 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है, ठीक है, 3500 किलोमीटर है, जो मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है, ठीक है ना, किसकी बनी है, निकिल और लोहे की बनी है, इसे निफ़े बोलते हैं, निकिल प्लस फेरस, ठीक है, निकिल और फेरस को एक साथ बोल दिया गया निफ़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखने वाली जो 3 चीज़ें मैं बता दूँ, पहली ये है महाद्वीपीय संहिता, संहिति, सॉरी संहिता नहीं, संहिति 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 जो है वो CL उसको बोलते हैं, उसको CL बोलते हैं, ठीक है, CL बोलते हैं। और जो महासागरीय परपटी है उसको सीमे बोलते हैं, और जो एकदम कोर में जाओगे तो उसे निफ़े बोलते हैं, ठीक है ना। ये 3 चीज़ ध्यान रखना कि CL किसे बोलते हैं, सीमे किसे बोलते हैं, और निफ़े किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, एक एक लाइन में दे देते हैं CL क्या होता है, ठीक है, उसमें दे देंगे सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, है ना, इस तरह 4 ऑप्शन बना देंगे। सीमे क्या होता है, इस तरह ऑप्शन बना देंगे 4। आगे देखते हैं। देखो पृथ्वी का आयतन के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के आयतन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पृथ्वी के आयतन के बारे में बात करेंगे तो 1% जो होते हैं वो परपटी है, और 84% मेंटल है, और 15% क्रोड है, ठीक है ना, 15% जो है क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। और इसको देखो अगर बड़े से छोटे की तरफ अगर इसको अरेंज करें, सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ, तो पहले क्या आएगा, पहले मेंटल आएगा, फिर क्रोड आएगा, परपटी तो 1% है ना, इसलिए सबसे आखिरी में आएगी, ठीक है। पर अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले मेंटल आएगा, ठीक है ना, फिर क्रोड आएगा, फिर आखिरी में क्या आएगा, परपटी आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो इसकी जो मेंटल है इसकी 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर त्रिज्या है इसकी, और इसकी 3500 किलोमीटर है। लेकिन ये कन्फ्यूजन मत रखना कि 3500 किलोमीटर है, इसकी 2900 किलोमीटर है तो ये ज़्यादा होगा क्रोड, नहीं, क्रोड ज़्यादा नहीं है, क्रोड ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा मेंटल है, ठीक है ना। उसकी त्रिज्या में मत जाना, त्रिज्या में मत जाना, क्योंकि मेंटल सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए जो है 2900 किलोमीटर में ही वो 84% कवर कर लेता है, और ये 15% कवर करता है 3500 किलोमीटर होने के बावजूद। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अगर गौर से देखोगे तो तुम्हें मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर मिलेगी, ठीक है, 2900 किलोमीटर, और जो क्रोड है वो तुम्हें 3500 किलोमीटर मिलेगी, ठीक है, क्रोड तुम्हें 3500 किलोमीटर मिलेगी। तो तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि 3500 किलोमीटर है, इस वजह से जो क्रोड है वो जो है एक तरह से उसका आयतन ज़्यादा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है,
सबसे ज़्यादा आयतन जो है किसका, मेंटल का है, क्योंकि मेंटल ज़्यादा एरिया कवर करती है, उसकी त्रिज्या भले कम है लेकिन वो कवर ज़्यादा करती है। और परपटी तो 35 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 35 किलोमीटर लगभग, ऐसे ध्यान रखना। आगे देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या याद करना, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी है 6371, तो पूछ भी सकते हैं, तो 6371 किलोमीटर। अगला है सैल, सैल मतलब चट्टाने, अगला है सैल, एक सेकेंड। सैल पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं, ठीक है। सैल की परिभाषा दी हुई है यहाँ पे कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। मतलब कि जो भी प्राकृतिक, ये पृथ्वी है और ये मान लो इसकी ये परपटी है, 35 किलोमीटर के लगभग आसपास की परपटी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो परपटी है, ये परपटी, ठीक है ना, इसको जो कोई भी लोग मिल के बना रहे हैं, ठीक है, जो कोई भी लोग मिल के बना रहे हैं, इसको ठोस संरचना जो इसकी बना रहे हैं वो सैल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैल की परिभाषा दी हुई है कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। तो उसमें खनिज पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है। सैल जो होती हैं, सैल 3 प्रकार की होती हैं। सैल जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अग्नेय सैल, दूसरी है अवसादी सैल, तीसरी है कायांतरित सैल, ठीक है। पहली है अग्नेय सैल, दूसरी है अवसादी सैल, तीसरी है कायांतरित सैल, ठीक है। अग्नेय को इग्नियस बोलते हैं, ठीक है, और जो अवसादी है उसको सेडिमेंट्री बोलते हैं, और जो कायांतरित है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। इसको एज इट इज़ याद करना, जो सेल हैं वो कितने प्रकार के हैं। एनसीईआरटी ने दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी ने दिया है तो कोई एग्ज़ाम काट भी नहीं सकता इसकी बात को। और किताबों में तो लिखा होगा तो एक बार भले कंफ्यूज हो जाए, लेकिन एनसीईआरटी में अगर कोई भी क्वेश्चन से डिस्प्यूट में होता है ना कि पता नहीं इसका आंसर क्या है, तो एक तरह से एनसीईआरटी में जो आंसर दिया होता है उसी को सही माना जाता है। इसलिए आप एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिया है उसको एकदम समझ लो, आखिरी फाइनल आंसर समझ के याद कर लो। तो जो सेल हैं वो 3 प्रकार के हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित, ठीक है। इग्नियस जो है मतलब अग्नेय सेल है। इग्नियस मतलब, इग्नियस का यहाँ मतलब बताया गया है, ये लैटिन शब्द इग्नियस मतलब अग्नि से बना हुआ है, ठीक है, अग्नि से बना हुआ है, एक लैटिन शब्द है, ठीक है ना। इग्नियस जो है लैटिन शब्द अग्नि से बना हुआ है, इसका मतलब होता है अग्नि। और सेडिमेंट्री जो है वो भी लैटिन शब्द सेडिमेंट मतलब स्थिर, स्थिर, स्थिर से बना हुआ है, एक सेकंड, स्थिर, जिसे जिसमें मतलब जीवाश्म मिलते हैं, मतलब जीवाश्म में मिलते हैं। देखो पूछते भी हैं ये क्वेश्चन, पूछा जाता है कि जीवाश्म किस में मिलते हैं, अग्नेय सेल में, अवसादी सेल में, कायांतरित सेल में। तो ध्यान रखना, अवसादी सेल में जीवाश्म मिलते हैं। किस सेल में, अवसादी सेल में जीवाश्म मिलते हैं। फिर अगली है मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित सेल। मेटाफॉर मतलब ये ग्रीक का है, ये दोनों लैटिन है, ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ये क्या करता है, रूप को परिवर्तित करना। मतलब कि कोई भी चीज़ जो अपनी रूप परिवर्तित बोल देते हैं उसको नहीं बोलते काया पलट हो गई, एकदम से काया पलट हो गई मतलब उसका रूप ही बदल गया, इसको बोलते हैं कायांतरित सेल। तो 3 सेल ध्यान रखना, पहली है अग्नेय सेल, दूसरी है अवसादी सेल, तीसरी है कायांतरित सेल, ठीक है। अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो ये तीनों सेल याद रखना यहाँ तक, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग अभी यहीं तक देखेंगे, ठीक है ना। तीनों जो सेल हैं हम लोगों ने यहीं तक देखा कि क्या होती है अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे एक एक सेल को, कि अग्नेय सेल क्या होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अवसादी सेल क्या होती है, फिर कायांतरित सेल क्या होती है, ठीक है। ये एक तरह से लगभग पहला चैप्टर तो इसमें जो है एनसीईआरटी का वो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि वो छोटा ही चैप्टर था पर्यावरण, और ये दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें सेल है और अभी सेल शुरू ही हुई है, मतलब कि केवल नाम बताया है, अभी तो सेल क्या होती हैं डिटेल में बताना वो रह गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिटेल में अभी इसका एनसीईआरटी 7th क्लास की और डिस्कस करेंगे, सेल डिस्कस करेंगे, अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है।
तो आप लोग इसके जो है नोट्स बना लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए एज़ इट इज़, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिख लो, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और उसको याद कर लो। ये सारे फैक्ट हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है पूछ लेंगे, है ना। परपटी जो क्या होती है, इसे बताया कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके क्या बनता है, तो Cl, ठीक है। और सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके क्या बनता है, तो Ca, ठीक है। अगर तीनों को अरेंज करें आयतन के हिसाब से, तो सबसे पहले मेंटल आएगा, फिर क्रोड आएगा, फिर परपटी आएगा, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं याद कर लो एकदम एज इट इज़। कितने प्रकार के पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं और खुद मानव होता है। तो ऐसे पूछते हैं कि पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, एक सॉरी 3, 4, 8, 6 ऐसे दे देंगे 4 ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें लगाने पड़ेंगे 3, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ एकदम फैक्ट पूछते हैं यूपी टेट में, ठीक है। सी टेट में भी फैक्ट पूछते हैं और जो सुपर टेट होगा उसमें भी फैक्ट पूछे जाते हैं, काफ़ी फैक्ट पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे सुपर टेट का, उसमें भी फैक्ट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही फैक्ट आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि दे देंगे कि सी में क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें याद कर लीजिए। नहीं पूछ लेंगे परवटी की मोटाई कितनी होती है, ठीक है। तो किलोमीटर में ध्यान होनी चाहिए कितनी होती है। तो आज की वीडियो में इतनी ही रखते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इस पे आपको जो है कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के अगली वीडियो में, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।